नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नेपाल में हुए प्लेन क्रैश में सभी 72 लोगों की मौत, 5 भारतीय भी शामिल। ये आपको बता दें कि नेपाल प्लेन क्रैश में सभी 72 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। इसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। ये बयान नेपाल की सेना द्वारा जारी किया गया है। बता दें कि ये प्लेन क्रैश नेपाल के पोखरा के पास हुआ था। हादसे के बाद प्लेन के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन में 72 यात्री सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पीएम मोदी के रोड शो को कांग्रेस पार्टी ने बताया भारत जोड़ो यात्रा की बौखलाहट। कहा यात्रा की सफलता से परेशान है पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, इसीलिए ये रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड शो का आयोजन कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की भारी सफलता से बौखलाए एक असुरक्षित प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय राजधानी में कुछ ही दूरी से गुजरने वाले एक मजाकिया रोड शो के आयोजन के लिए बीजेपी को मजबूर कर दिया है। इस तरीके के खोखले और कोरियोग्राफ किए गए कार्यक्रम उनके ढोल बजाने वालों को व्यस्त रखेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 से 17 जनवरी को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिससे पहले यह बड़े रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के मेगा रोड शो के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बढ़ सकता है जेपी नड्डा का कार्यकाल। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। यह बैठक राजधानी स्थित नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। इस बैठक में केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है। साथ ही इसमें विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पंजाब के लिए बरसा राहुल गांधी का प्यार, बताया अपने जीवन का लक्ष्य। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में है। राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान लोगों से रूबरू हो रहे हैं। वो लोगों से मिलकर उनसे बातचीत कर उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पंजाब और अपने लक्ष्य को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में पंजाब के लोगों की और उनकी कड़ी मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 5 नदियों से धन्य पंजाब अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्रकृति के उपहारों को भी पोषित किया जाना चाहिए और उनके लिए लाभ उठाने के लिए काम किया जाना चाहिए। ये पंजाब के लोगों की तपस्या है, जिसने इस महान अवसर की भूमि को एक समृद्धि की भूमि के रूप में बदला है। राहुल गांधी ने कहा कि इस भूमि ने पंजाब के लोगों को निडर, उदार, स्नेही और दयालु बनाया है। जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो एक अलग एहसास होता है। हर किसी के दिल की एक आम कहानी है, देश के हितों की रक्षा के लिए अथक प्रयासों की कहानी और भारत के लिए सच्चे प्यार की कहानी। राहुल गांधी ने कहा कि जब हर एक भारतीय की तपस्या का सम्मान और सही अवसरों के साथ समर्थन किया जाता है, तभी भारत वास्तव में प्रचुर समृद्धि की भूमि में बदल सकता है। उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बताया है। उनका कहना है कि जब तक वो इसे पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक आराम नहीं करेंगे और देश के लोगों की आंखों में दृढ़ संकल्प बताता है कि वो भी आराम नहीं कर पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। इस दिन राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 से दिलाई आजादी फिर से लागू नहीं कर सकती कोई भी सरकार। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को धारा 370 और 35A से मुक्त कर दिया है। अब कोई भी सरकार उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में बहाल नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 और 35A से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि अगर कोई और सत्ता में वापस आता है तो भी वो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को वापस लागू नहीं कर पाएगा। पिछले साल जब हमने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया तो जम्मू कश्मीर के हर घर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सिर्फ इतना ही नहीं, लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 से आजादी दिलाई है और कोई भी सरकार दोबारा से इसे लागू नहीं कर सकती है। और
बड़ी खबर, मायावती ने कर दिया बड़ा ऐलान, यदि दलित और मुस्लिम गठजोड़ का सियासी फॉर्मूला चल गया तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी मांगने लगेंगे पानी। ये आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 और इसी साल होने वाले सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। दरअसल मायावती मिशन 2024 के लिए एक बार फिर से दलित मुस्लिम गठजोड़ का सियासी दांव खेल रही हैं। अगर बसपा की ये रणनीति काम कर जाती है तो उत्तर प्रदेश की आरक्षित 17 लोकसभा सीटों पर मायावती की काट ना तो बीजेपी के पास होगी और ना ही समाजवादी पार्टी के पास होगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सचिन पायलट कर रहे शक्ति प्रदर्शन, आज नागौर से सूरत 5 दिन चलेगा दौरा। ये आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मारवाड़ क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे में कांग्रेस नेता नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली और राजधानी जयपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट इस दौरान किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि सचिन पायलट खेमा राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर आला कमान की देरी से खुश नहीं है और इसीलिए एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहता है। सचिन पायलट पार्टी आला कमान को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पार्टी को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करनी है तो जल्द ही बदलाव लाना होगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने पिछले साल इंडिया टुडे से बात करते हुए दावा किया था कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द फैसला ले। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक पिछले साल सितंबर में नहीं हुई थी वो जल्द होनी चाहिए। हालांकि ऐसा न होने के बाद सचिन पायलट ने घोषणा की थी कि वो इस चुनावी साल में जनसभाओं के जरिए लोगों तक पहुंचेंगे। उनका ये फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर उठते सवालों के बीच अब आरवीएम मशीन को लेकर खड़ा हो गया बखेड़ा। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया विरोध। ये आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरवीएम से मतदान करने का विकल्प पेश किया है। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए हैं। आरवीएम के मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों की रविवार को नई दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के अलावा जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य दलों के नेताओं ने भाग लिया। मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकतर विपक्षी दलों ने आरवीएम मशीन पर निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव में भारी राजनीतिक विसंगतियां हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों की परिभाषा जैसी चीजें स्पष्ट नहीं है। मालूम हो कि यह बैठक चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए आरवीएम प्रोटोटाइप दिखाने के एक दिन पहले हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग आज इस मशीन का डेमो दे रहा है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने की प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत, बोले लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य की प्राथमिक शर्त है और जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार हमारे क्षेत्र को स्वच्छ नहीं बना सकती है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास और मोटी आदरत से प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत करते हुए ये बात कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात चुनाव के नतीजे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे यह संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। अगली बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव से पहले पीएम मोदी का मुंबई दौरा, बीजेपी की बढ़ेगी ताकत। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बृहन-मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे ने हलचल तेज कर दी है। खास बात यह है कि इनके बीच में राज्य सरकार भी राजनीतिक दुविधा में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावोस जाना तय था, लेकिन अब खबर है कि पीएम मोदी के दौरे के चलते दोनों नेताओं ने अपने अपने कार्यक्रम में बदलाव किए हैं। इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को मुंबई आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान वो कई बड़ी विकास परियोजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरे के तारा मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। फिलहाल बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। बीते चुनाव में भाजपा 82 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। और ये बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर लगाए गंभीर आरोप, बोले मुझे फर्जी तरीके से फंसाने के लिए जब्त किया गया कंप्यूटर। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
सिसोदिया ने सीबीआई पर फर्जी तरीके से फंसाने के लिए कंप्यूटर जब्त करने के लिखित में आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे फर्जी तरीके से आबकारी केस में फंसाने के लिए सीबीआई ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर मेरे कार्यालय से कंप्यूटर जब्त किया है। मनीष सिसोदिया ने लिखित बयान जारी कर कहा कि आबकारी मामले में सीबीआई ईडी की जांच अगस्त 2022 से चल रही है, लेकिन मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है और सीबीआई की चार्जशीट में मेरा नाम आरोपी के रूप में भी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई नियमावली भी यह कहती है कि डिजिटल दस्तावेज की जब्ती के समय एक फोटो लेकर उसको भी हैश किया जाएगा और जब्त की गई तारीख के हैजिंग के साथ मिलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे आशंका है कि सीबीआई ने गोपनीय फाइलों व दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए सीपीयू को जब्त किया है और उसमें एडिट करा अब मुझे फर्जी तरीके से फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने रामचरितमानस विवाद पर बोलने से किया इनकार, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने कैबिनेट सहयोगी की ओर से कथित तौर पर रामचरितमानस का अपमान किए जाने के बाद उपजे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लौटने के बाद रविवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और अपने पिता की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेताओं के बीच में चल रहे विवाद में पड़ने से साफ इनकार करते हुए कहा कि महागठबंधन दो शीर्ष नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने बनाया है। उन्हें लोगों का विश्वास हासिल है, न कि बयानवीरों का। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे लिए संविधान पवित्र पुस्तक की तरह है जो हर किसी को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार देती है और यही संविधान हर किसी से सभी धर्मों का सम्मान करने के लिए भी कहता है। लोगों को भाजपा की साजिशों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो धूर्तता से राजनीतिक विमर्श को हिंदू बनाम मुस्लिम की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, फिर से लौटी कपाने वाली ठंड। दिल्ली में 4 डिग्री तक पारा गिरने का अनुमान, 3 दिनों का येलो अलर्ट जारी। ये आपको बता दें कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में 17 और 18 जनवरी तक अलग अलग इलाकों में गंभीर शीतलहर की स्थिति रहेगी। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश और बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से पारा गिर गया है। इसके अलावा मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में 17 और 18 तारीख को अलग अलग इलाकों में शीतलहर से लेकर गंभीर शीतलहर की स्थिति रहेगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति की आशंका है। वहीं 18 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर पाला पड़ने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या आने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन से ही होंगे या फिर बैलेट पेपर से? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।